धुरंधर के पार्ट 1 और पार्ट 2 ने मिलकर 2500 करोड़ से ज्यादा कमाए हैं और लगता है ये हिंदुस्तान की सबसे कामयाब फिल्म बनकर रहेगी। लेकिन मोदी सरकार की सफलता इस बात से है कि एक तरफ दुनिया जल रही है, ईरान, इजराइल, अमेरिका, चीन, रूस, यूक्रेन, हर तरफ जंग है, और उसी दुनिया में भारत के लोग सिनेमा घरों में बैठकर एक फिल्म देख रहे हैं, हंस रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। ये खुशी का माहौल कोई इत्तेफाक नहीं है, लेकिन ये रास्ता इतना आसान नहीं था। जब फिल्म के डायरेक्टर आदि ये कहानी लेकर एक बड़े प्रोडक्शन हाउस के पास गए तो उन्होंने वो स्क्रिप्ट पढ़ी, मुंह बनाया और फेंक दी। ये क्या बकवास फिल्म है। आदि वहां से निकले, फिल्म बनी, लेकिन बनते बनते पैसे खत्म हो गए और एक रात ऐसी आई जब लग रहा था कि ये सब यहीं रुक जाएगा, सब मेहनत, सब सपना, सब। उसी रात आदि के पास एक फोन आया और उस एक फोन ने सब बदल दिया। जिस स्क्रिप्ट को फाड़ा गया था वो आज भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनने की राह पर है। लेकिन कुछ लोग हिंदुस्तान में भी दुखी हैं। ये फिल्म हिंदुस्तान के लिए क्यों इतनी जरूरी थी, आइए देखते हैं। जब से धुरंधर का पार्ट 1 रिलीज हुआ, लोगों को पहली बार अजीत डोभाल साहब के उन ऑपरेशंस की झलक मिली जो आज से पहले शायद किसी को पता नहीं थे। फिल्म में उन्हीं से इंस्पायर्ड किरदार अजय सान्याल है और उसे देखकर ये समझ आता है कि असली खुफिया काम कोई फिल्मी फॉर्मूला नहीं होता। ये ठंडा, धीमा और खतरनाक होता है, जिसमें एक आदमी बरसों तक दुश्मन के बीच रहता है और वे उसे पहचान नहीं पाते। बॉलीवुड 100 साल से ज्यादा पुराना है, लेकिन इन 100 सालों में एक चलन था जो बहुत कम लोगों ने नोटिस किया। फिल्मों के खलनायक अक्सर वही होते थे, ठाकुर, पंडित, साधु। हिंदू समाज के चेहरे बुराई की तरह पेश किए जाते रहे और दूसरे तबके के किरदारों को हमेशा नेक, मजलूम और सहानुभूति के लायक दिखाया जाता रहा। ये इत्तेफाक नहीं था, ये एक सोचा समझा प्रोपेगेंडा था जो दशकों तक चलता रहा। और जब आज धुरंधर को प्रोपेगेंडा फिल्म कहा जाता है तो वही लोग कहते हैं जो इस पुराने प्रोपेगेंडे पर कभी एक शब्द नहीं बोले। 2014 के बाद कुछ बदला। कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने वो दिखाया जो दिखाया जाना चाहिए था, अपनी विरासत, अपना इतिहास, अपनी सच्चाई। कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी, छावा, तान्हाजी, धुरंधर, ये फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं थी, ये वो आईना था जो बरसों से छुपाया जा रहा था और जनता ने इन्हें हाथों हाथ लिया, क्योंकि लोग सच देखना चाहते थे, बस कोई दिखाने वाला चाहिए था। आदित्य धर दिल्ली के एक कश्मीरी पंडित परिवार से है। बचपन से फौज में जाना चाहते थे, लेकिन किस्मत ने फिल्मों की तरफ मोड़ दिया। मुंबई आए, विशाल भारद्वाज के साथ असिस्ट किया, विधु विनोद चोपड़ा के साथ काम किया, स्क्रिप्ट राइटिंग की। लेकिन जब भी अपनी फिल्म बनाने की बारी आई, कुछ न कुछ आरे आ गया। विशाल भारद्वाज के साथ एक रस्किन बॉन्ड की कहानी पर फिल्म बननी थी, नहीं हुई। करण जौहर के धर्मा के साथ सूफी नाम की फिल्म तय थी, नहीं हुई। फिर 2015 से 16 में धर्मा की ही एक और फिल्म रात बाकी मिली, जिसमें फवाद खान और कटरीना कैफ थे, और ठीक तब पाकिस्तानी कलाकारों पर बैन लग गया। वो फिल्म भी बंद हो गई। 4 फिल्में, 4 हो गई। उसी वक्त सितंबर 2016 में उरी हमला हुआ, 19 जवान शहीद हुए और उसके जवाब में भारत ने पहली बार सरहद पार जाकर सर्जिकल स्ट्राइक की। आदित्य ने वो खबर पढ़ी और उनके अंदर एक कश्मीरी पंडित था, एक ऐसा इंसान जो हमेशा से फौज में जाना चाहता था। उसने फैसला किया कि यही फिल्म बनेगी। जो थोड़े पैसे थे वो लगा दिए, 6 महीने सिर्फ रिसर्च की, आर्मी के अफसरों से मिले, ऑपरेशन की हर बारीकी समझी। उस वक्त और भी लोग इस टॉपिक पर फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन आदित्य के लिए ये पैसे का मौका नहीं था। स्क्रिप्ट तैयार हुई तो रॉनी स्क्रूवाला ने हाँ कहा। RSVP मूवीज ने प्रोड्यूस किया, विकी कौशल को कास्ट किया गया और पूरी टीम ने मुंबई के नेवी नगर में आर्मी कैप्टन्स और मेजर्स से असली ट्रेनिंग ली। रिलीज से कुछ दिन पहले मोदी जी बॉलीवुड के लोगों से मिले। क्यों मिले, ये हम थोड़ी देर में देखेंगे। 11 जनवरी 2019 को उरी रिलीज हुई। फौज के जवान सिनेमा घरों में भावुक हो गए, क्योंकि पहली बार कोई फिल्म थी जिसमें उनकी असली जिंदगी थी, नाटकीयता नहीं। वो उस साल की सबसे कामयाब फिल्मों में से एक बन गई। आदित्य धर को नेशनल फिल्म अवार्ड मिला बेस्ट डायरेक्टर का और हाउस द जोश पूरे देश की जबान पर चढ़ गया। लेकिन जब धुरंधर बनाने की बारी आई तो जो हुआ
वो शायद आज तक किसी डायरेक्टर ने नहीं झेला होगा। 2019 में बॉलीवुड के खिलाफ एक माहौल बना हुआ था। लोग समझ चुके थे कि बरसों तक जो फिल्में बनती रहीं, उनमें सच कम और एक खास एजेंडा ज्यादा था। और ये जागरूकता आई तो एक किस्म की नाराजगी भी आई, बॉलीवुड से दूरी बनने लगी। उसी माहौल में उरी रिलीज से एक दिन पहले मोदी जी बॉलीवुड के लोगों से मिले। ये मुलाकात सिर्फ एक शिष्टाचार नहीं थी। मोदी जी जानते थे कि फिल्म एक ऐसी चीज है जो लाखों लोगों तक एक साथ पहुंचती है, और पिछली सरकारों के दौर में देश की जो साख गई थी, जो आत्मविश्वास कमजोर हुआ था, उसे वापस लाने में सिनेमा बड़ा काम कर सकता है। अगले दिन उरी रिलीज हुई। बच्चे बच्चे की जबान पर हाउस द जोश आ गया। घरों में, स्कूलों में, मोहल्लों में, और उसके साथ अजीत डोभाल साहब के बारे में भी लोगों में थोड़ी और जानकारी आई। एक ऐसे शख्स के बारे में जिसे पहले बहुत कम लोग जानते थे। उस वक्त मोदी जी का बॉलीवुड से मिलना एक सही कदम था, न सिर्फ उस फिल्म के लिए बल्कि उस पूरी सोच के लिए जो ये मानती थी कि देश की कहानी देश के लोगों को सुनानी होगी, और सिनेमा उसका सबसे ताकतवर जरिया है। जब आदित्य के दिमाग में धुरंधर का ख्याल आया, उससे पहले देश का माहौल काफी बदल चुका था। उरी के बाद लोग भारतीय फौज और इंटेलिजेंस के बारे में जानने लगे थे। और फिर फरवरी 2019 में बालाकोट हुआ। पहली बार भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की सरजमीन पर घुसकर जैश के ठिकाने तबाह किए। ये उरी सर्जिकल स्ट्राइक से भी बड़ा जवाब था। दोनों ऑपरेशन के पीछे एक नाम था जो धीरे धीरे लोगों की जबान पर आने लगा, अजीत डोभाल। डोभाल साहब कभी चर्चा में नहीं रहे, अपने काम से काम रखते थे। एनएसए बनने के बाद लोग उन्हें जानने लगे थे, लेकिन उरी और बालाकोट के बाद उनकी लोकप्रियता एक अलग स्तर पर पहुंच गई, क्योंकि लोग अब ये समझने लगे थे कि इन ऑपरेशनों के पीछे सिर्फ फौज की ताकत नहीं, एक दिमाग भी है जो पर्दे के पीछे से काम करता है। और शायद इसीलिए धुरंधर में उनसे इंस्पायर्ड किरदार अजय सान्याल को इतनी तारीफ मिल रही है, क्योंकि लोग उस किरदार में वो इंसान देख रहे हैं जिसे वे पिछले कुछ सालों में थोड़ा थोड़ा जानने लगे थे। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि धुरंधर की शुरुआत और अंत दोनों अजय सान्याल के सीन और डायलॉग से होते हैं। उरी की कामयाबी के बाद आदित्य धर के दिमाग में धुरंधर नहीं था। उनकी पहली पसंद थी द इमॉर्टल अश्वत्थामा, विकी कौशल के साथ एक ऐसी माइथोलॉजिकल सुपर हीरो फिल्म जिसकी पूरी स्क्रिप्ट और कॉन्सेप्ट उनके पास तैयार था। उरी के बाद लगा कि अब लोग उन्हें जानते हैं, नाम है तो जो बनाना चाहें बना सकते हैं। ये यकीन स्वाभाविक था, लेकिन बॉलीवुड में इज्जत और असर दोनों अलग अलग चीजें हैं। उरी से कुछ बड़े प्रोड्यूसर्स खुश नहीं थे। उन्हें वो फिल्म, वो सोच, वो नजरिया पसंद नहीं आया था। और जब आदित्य अश्वत्थामा का प्रोजेक्ट लेकर उनके दरवाजे पर गए तो उनका स्वागत इस तरह हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। कुछ ने हंसकर टाल दिया, इतनी बड़ी फिल्म तुम बनाओगे? वो अपमान आसान नहीं था। एक डायरेक्टर जिसने अभी अभी उस साल की सबसे कामयाब फिल्म बनाई थी, नेशनल अवार्ड जीता था, उसे ये सुनना पड़ा। अश्वत्थामा आगे नहीं बढ़ी। कोविड आया, बजट की दिक्कतें आईं और उन लोगों ने दरवाजे बंद कर लिए जो बंद करना चाहते थे। लेकिन इसी बंद दरवाजे के सामने खड़े होकर आदित्य ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी B62 स्टूडियोज बनाई, अपने भाई लोकेश के साथ दिल्ली में बचपन के घर के एड्रेस B62 के नाम पर, और तय किया कि अब किसी और के आगे नहीं जाएंगे। उन्हीं दिनों देश में बहुत कुछ हो रहा था। 2014 के बाद हिंदुस्तान की तस्वीर बदल रही थी, और ये बदलाव सिर्फ नारों में नहीं, जमीन पर दिख रहा था। अनुच्छेद 370 हटा, वो फैसला जो दशकों से अटका था, जिसे पिछली सरकारें छूने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, मोदी सरकार ने एक झटके में ले लिया। ट्रिपल तलाक खत्म हुआ, वो कानून जो बरसों से महिलाओं के साथ नाइंसाफी करता आया था। राम मंदिर बना, वो सवाल जो पीढ़ियों से लटका था, आखिरकार हल हुआ। और सरहद पर उरी सर्जिकल स्ट्राइक हुई, बालाकोट हुआ। वो हिंदुस्तान जो पहले सिर्फ बयान देता था, अब चुपचाप काम करता था और दुनिया देखती रहती थी। इन सब के पीछे एक नाम था जो धीरे धीरे लोगों की जबान पर आने लगा था, अजीत डोभाल। और जो बात सबसे चौंकाने वाली थी वो ये कि पाकिस्तान में लोग खुद अपनी सरकार को कोस रहे थे और मोदी सरकार की तारीफ कर रहे थे।
ये पहले कभी नहीं हुआ था और ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं था। आदित्य ये सब देख रहे थे और एक फिल्म मेकर की तरह सोच रहे थे कि इस पूरे बदलाव के पीछे की असली कहानी अभी किसी ने नहीं कही। उरी में वे डोभाल साहब से इंस्पायर्ड एक किरदार ला चुके थे, लेकिन उरी के बाद जो हुआ, उरी के बाद डोभाल साहब के जो और ऑपरेशन सामने आए, देश में जो माहौल बना, वो उस एक फिल्म से कहीं बड़ा था। उन्होंने डोभाल साहब की गहराई से रिसर्च शुरू की, उनके ऑपरेशन, उनका तरीका, वो सोच जो उन्हें बाकी सबसे अलग बनाती थी। और उसी रिसर्च के बीच धुरंधर का बीज पड़ा। स्टोरी लिखनी शुरू हुई, एक ऐसे जासूस की जो दुश्मन के घर में रहकर उसे तोड़ता है, एक ऐसे देश की जो अब चुप नहीं रहता, और एक ऐसे किरदार की जिसमें वो सब था जो आदित्य ने डोभाल साहब में देखा था। धीरे धीरे आदित्य ने अश्वत्थामा को एक तरफ रख दिया। वो सपना था, लेकिन धुरंधर जरूरी लग रही थी। महीनों की मेहनत के बाद स्क्रिप्ट तैयार हुई और स्क्रिप्ट में दम था, ये आदित्य को पता था। उस वक्त बॉलीवुड में स्पाई फिल्म्स का एक माहौल था, लोग ऐसी कहानियां देखना चाहते थे। इसी उम्मीद के साथ वे एक बड़े प्रोडक्शन हाउस के पास पहुंचे। एक बड़े प्रोड्यूसर से मीटिंग तय हुई। एक दोपहर मुंबई की गर्मी में आदित्य उस प्रोड्यूसर के घर पहुंचे। स्क्रिप्ट दी, प्रोड्यूसर ने पढ़ना शुरू किया। कुछ पढ़ने पलटते ही उनके चेहरे पर गुस्सा आ गया। उन्होंने स्क्रिप्ट पाड़ दी। ये क्या है? इसे कौन देखना चाहेगा? रियल स्पाई की मूवी? हम कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाते। कोई एक था, टाइगर जैसी लिखो, वॉर जैसी लिखो तो बात करेंगे। इस तरह की फिल्मों के लिए मेरे पास न बजट है न इंटरेस्ट। आदित्य वहां से निकले। वो स्क्रिप्ट जिसे उन्होंने महीनों लिखा था, जिसमें उन्होंने डोभाल साहब की रिसर्च, देश के बदलाव की कहानी, एक जासूस की असली दुनिया, सब डाला था, वो किसी के घर में फटी पड़ी थी। उस रात आदित्य सोए नहीं, पूरी रात जागते रहे, शायद ये सोचते हुए कि उरी के बाद भी यही हुआ, अश्वत्थामा के बाद भी यही हुआ और अब धुरंधर के बाद भी। लेकिन उस रात जो टूटा वो कुछ और बनकर निकला। अगले दिन आदित्य और उनके भाई लोकेश दोनों साथ बैठे। फैसला हुआ, धुरंधर अपनी प्रोडक्शन कंपनी B62 स्टूडियोज के नीचे बनेगी, चाहे कुछ भी हो। उसी दौरान उनकी प्रोडक्शन के नीचे आर्टिकल 370 रिलीज हुई, कामयाब हुई और खुद मोदी जी ने उसकी तारीफ की। इससे थोड़ा हौसला मिला। कास्टिंग शुरू हुई। लीड रोल के लिए रणवीर सिंह को चुना गया, लेकिन जैसे ही रणवीर इस फिल्म से जुड़े, उनका करियर एक मुश्किल दौर में था। जैश भाई जोरदार जैसी फिल्में बुरी तरह फ्लॉप हो चुकी थीं। लोग उन्हें पसंद नहीं कर रहे थे। इसी बीच उनका फोटोशूट पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। दीपिका के साथ खबरें आईं, बॉलीवुड का यही कल्चर है, यही लोग कह रहे थे। आदित्य को अपनी स्टोरी पर भरोसा था कि रणवीर इसे निभा सकते हैं। अगली समस्या थी, फिल्म की ज्यादातर कहानी कराची के माफिया और आतंकी नेटवर्क पर थी। कराची दिखाना था, लेकिन वहां शूट करना मुमकिन नहीं था, तो बैंकॉक में कराची जैसा पूरा सेट तैयार किया गया। शूटिंग शुरू हुई और चलती रही। जितने में एक पूरी फिल्म बन जाती है, उतने में आधी भी नहीं हुई थी और पैसे खत्म हो गए। एक रात आदित्य हताश बैठे थे। रणवीर की छवि डूब रही थी, बजट नहीं था, बॉलीवुड फ्लॉप हो रहा था, जबकि साउथ की फिल्में चल रही थी और डर था कि कहीं ये फिल्म भी बंद ना हो जाए। उसी रात फोन बजा। जियो स्टूडियोज की प्रेसिडेंट का कॉल था। आदित्य जी, हम आपकी फिल्म के साथ हैं। उम्मीद है हम कुछ हिस्ट्री बनाएंगे। शूटिंग फिर शुरू हुई और फिल्म इतनी बड़ी हो गई कि करीब 10 घंटे का मटेरियल बन गया, जिसमें 4 फिल्में बन सकती थी। प्रोड्यूसर बोले, एक फिल्म बनाओ। आदित्य नहीं माने। उनका कहना था कि अगर पूरी कहानी नहीं दिखाई तो दर्शक समझेंगे नहीं। प्रोड्यूसर का कहना था कि आज के जमाने में जहां लोग 20 सेकंड की रील देखकर बोर हो जाते हैं, वहां इतनी लंबी फिल्म कौन देखेगा। ये बहस हुई, लेकिन आदित्य अपने फैसले पर कायम रहे और 2 पार्ट्स में रिलीज का फैसला हुआ। रिलीज का दिन आया, लेकिन किस्मत को शायद एक आखिरी इम्तिहान और लेना था। रणवीर के कांतारा मिमिक्री विवाद की वजह से हाई कोर्ट ने उन्हें मंदिर जाकर माफी मांगने को कहा। देश में उनकी छवि पर सवाल थे, उत्साह कम था। थिएटर्स में भीड़ उम्मीद से कम आई। पहले दिन की कमाई औसत रही। लेकिन जैसा गीता में लिखा है, नेहा भिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। सच्चे कर्म में किया गया प्रयास कभी नष्ट नहीं होता, और यही हुआ। संडे के बाद
मंडे से थिएटर्स भरने लगे, वर्ड ऑफ माउथ फैली, लोग खुद दूसरों को खींच कर ले जाने लगे और फिर वो हिस्ट्री लिखी गई जो शोले के बाद दूसरी बार लिखी गई। धुरंधर पार्ट 1 सबसे ज्यादा डोमेस्टिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई। सभी एक्टर्स की तारीफ हुई, आदित्य धर का नाम हर जबान पर आया और कुछ महीनों बाद पार्ट 2 आया और उसने तो हलचल मचा दी। लोगों को टिकट्स नहीं मिल रहे थे। कई सालों बाद बॉलीवुड में ऐसा हुआ था। जो प्रोड्यूसर कभी उनकी स्क्रिप्ट फाड़ते थे, आज उन्हें मिलने को तरस रहे थे। एक ऐसे वक्त में जब दुनिया भर में तनाव है, इस फिल्म ने देशवासियों को जो खुशी दी है वो अपने आप में एक बड़ी जीत है। उम्मीद है आदित्य धर आगे भी ऐसी फिल्में लाते रहेंगे। जय हिंद।